Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the paper pattern. आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो टोटल 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के हैं। इंटरनल इवैल्यूएशन के जो मार्क्स हैं वो बेस करेंगे आपके 2 असाइनमेंट्स आपने सबमिट कराए थे न्यूमेरिकल्स के, और उसके अलावा आपने एक क्विज अटेम्प्ट किया था। दोज स्टूडेंट्स who have submitted both assignments and have attempted the quiz as well, उनको hopefully internal evaluation में full marks मिलेंगे। सही गलत से ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करने के मार्क्स हैं। जिन जिन लोगों ने उसको प्रॉपरली टाइमली सबमिट किया था चीज़ों को, वो उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, और जिनका टाइमली सबमिशन नहीं था या कोई इश्यूज थे, ऑब्वियसली मार्क्स उससे अफेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने नहीं किया उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होता है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन, जो कि 40 मार्क्स का होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स बाय पीसीपी। आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है दैट हैज टू बी ऑफ 40% ऑफ मार्क्स। तो 40% जो मार्क्स हैं आपके, वो 40 में से आपके 16 मार्क्स बनते हैं। सो ऑब्जेक्टिव पोर्शन इज गोइंग टू बी ऑफ 16 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आपने जितना भी कोर्स कंटेंट आपको कवर करवाया गया है, स्पेशली द लेक्चर्स, वो सब आपने कवर करने हैं। और उसके अलावा जो हैंडआउट्स मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर यूज किए हैं, जो हेडिंग्स मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बुक में से कोट किए हैं, ऑल ऑफ दोज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन अगेन अकॉर्डिंग टू पीसीपी रिक्वायरमेंट इट हैज टू बी ऑफ 60% ऑफ द मार्क्स। सो 60% ऑफ द मार्क्स का मतलब ये है कि वो 24 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। बोथ पोर्शन विल बी ऑफ 1 आवर। 1 आवर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 1 आवर का आपका सब्जेक्टिव होगा। जो लोग ऑब्जेक्टिव जल्दी फिनिश कर लेंगे, दे विल गेट मोर टाइम फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट, बट ओवरऑल आपका पेपर 2 आवर्स का होगा। So for 24 marks you will have 2 sections. एक सेक्शन आपका शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन है, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। उसमें आपके पास चॉइस है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें से एनी 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा सेक्शन बी है आपका, जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स, और उसमें आपको 3 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। सो ओवरऑल यू विल हैव टू अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट आंसर and 3 numerical. Okay, so that will make up 24 marks, और objective आपको पता है कि MCQ टाइम बेस्ड होगा। Now you can ask any questions about the paper. मैम Yes. मैम जैसे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन और इस तरह में जिसमें ये इक्वेशंस वगैरह हैं, तो मैम हमें क्या ये इक्वेशंस करनी है? मैंने ड्यूरिंग आपको लेक्चर भी ये बात बताई थी कि रेडॉक्स इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब वो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। सो दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, या न्यूमेरिकल का भी पार्ट वो नहीं हो सकती। बट फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि रेडॉक्स इक्वेशन जब आप बैलेंस करने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? आप वाटर को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, या अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे? सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू। स्टेप्स जो है ना आपके, वो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जी जा सकते हैं, बट रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगी। सो आप उसको उसकी जी प्रैक्टिस, जी बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग होती किस तरह से है, कि उसका रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए बहरहाल। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और, जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें आपने जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स दिए थे लेक्चर्स में और होमवर्क में, आप उसी में से प्रैक्टिस करेंगे। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं,
बट जो बेसिक पैटर्न है न्यूमेरिकल का वो वही रहेगा जो कि मैंने आपको करवाए हैं। सेकेंडली आप इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, और क्लास में आपको जो प्रैक्टिस करवाई गई है उसमें आपने मोलैरिटी कैलकुलेट की हुई है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे गए हो तो ऑब्वियसली आप वही सेम फॉर्मूला मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं ना। दैट शुड नॉट हैपन कि आप कहें कि जी नंबर ऑफ मोल्स का तो हमें कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। यू शुड बी एबल टू मॉडिफाई द फॉर्मूला ऑन योर ओन, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नया फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वही सेम फॉर्मूला में आप, इसीलिए मैंने आपको कहा है हमेशा कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन होती है, सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इस पे फोकस करें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे तो खैर मैं नहीं कहूँगी, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स में से, क्योंकि मैंने सिर्फ मॉर्निंग के क्विज पेपर चेक किए हैं, तो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स में से अराउंड 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के बजाय स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट की। वाई? आपको स्पेसिफिक रोटेशन बाकायदा इन वर्ड्स लिखा हुआ था कि स्पेसिफिक रोटेशन इज दिस। when you are told कि न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक रोटेशन ये है, तो फिर आप स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो फोकस करें कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें, ठीक है। मैम एक और चीज, हैंडआउट्स वगैरह हैं वो हमें रीड आउट करने हैं ना बिल्कुल वीडियोस के साथ साथ अदर लेक्चर? अगर आप जो हैंडआउट्स मैंने आपको खुद बना के दिए हैं वो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे लेक्चर में भी कवर्ड है, ठीक है। सो यस मैम तो जी। डेफिनेटली आपने जो मेरे प्रिंट मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में जो हैंडआउट्स दिए हैं वो तो डेफिनेटली आपने करने ही करने। जो बुक के हैंडआउट्स हैं उसमें से कंप्लीट चैप्टर करना इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप लेक्चर सुने और लेक्चर में जो जो टॉपिक्स या जो जो हेडिंग्स मैंने उस हैंडआउट की कवर की है ना उस चैप्टर की, आप सिर्फ उन्हीं को कवर करें, ठीक है। या अनलेस मैंने आपसे कहा हो कि ठीक है आप मैम। ये पर्टिकुलर पेज नंबर आपने खुद रीड करना है, so in that case you have to read that page number, otherwise you can focus on only the headings which have been covered in the lecture. ओके मैम। Any more questions? मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? आपका जो सेक्शन ए है that will have 4 questions और वो 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन बी जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें कोई चॉइस नहीं है, that will be of 8 marks. So basically 1/3 portion जो है आपका सब्जेक्टिव का that is based on numericals. ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छी खासी चॉइस दी हुई है, सो डोंट पैनिक। जो सबसे ज्यादा आपको बेहतर टॉपिक समझ में आया है आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और पेपर बहुत इजी है, इसलिए कोशिश कीजिए। और वन मोर थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीबडी शुड हैव देयर ओन कैलकुलेटर। एग्जाम से एक दिन पहले ही अपना कैलकुलेटर अच्छे तरीके से चेक कर लें। आई हैव इंस्ट्रक्टेड एवरी इन्विजिलेटर के कैलकुलेटर एक्सचेंज इज नॉट अलाउड इन एनी केस। अगर आपका कैलकुलेटर खराब हो गया है या आप भूल आए हैं, दैट इज टोटली योर मिस्टेक। इसके लिए कोई आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगी। यू आर नॉट अलाउड टू यूज sorry, you are not allowed to exchange the calculator, okay, keep it in mind। इसलिए पहले से अपने कैलकुलेटर्स को चेक कर लीजिए और अगर आप कैलकुलेटर नहीं लाते हैं यू शुड बी एबल टू सॉल्व मैन्युअली, ठीक है। अगर मुझ तक पहुंच गया कि कैलकुलेटर यूज हुआ है और एक्सचेंज हुआ है और उसमें डेफिनेटली आई विल डिडक्ट 5 मार्क्स।
चाहे अगर किसी के 25 मार्क्स भी आ रहे होंगे और 5 मार्क्स डिडक्शन के बाद अगर वो फेल हो रहा है तो आई विल नॉट कंसिडर दैट। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ कि कैलकुलेटर्स मस्ट बी रेडी फॉर यूज, आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी से भी। ठीक है, गॉट इट क्लास? यस मैम। ओके, सो मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हैंडआउट में काफी मुश्किल उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, वो नहीं करवाई हैं, तो वो हमें करनी है, आगे पूरा रीड आउट करना है, वो बहुत बड़ा हैंडआउट है। मैंने आपको अभी दोबारा ये बात कही है कि जो चीजें आपको लेक्चर में नहीं करवाई गई हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा है कि आप ये रीड करें तो आपको रीड करना है, वरना आपको रीड नहीं करना। जो सिर्फ आपको लेक्चर में चीजें बताई गई हैं ना, आपको सिर्फ उन्हीं को कवर करना है। जो इलेक्ट्रोड्स, जो अपैरेटस, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर में, ओनली दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, ओके मैम। मैम आपने पहले बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आप रीजनिंग, डिफरेंसेस और डेफिनेशंस देंगे, तो मैम उसी तरह से होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस? बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, 1 आवर से ज्यादा का हम पेपर नहीं इस वक्त बना सकते। नॉर्मली आपका पेपर आपको पता है कि 3 आवर्स का होता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास क्योंकि टाइम इशू की वजह से हमने पेपर को रिड्यूस किया है। सो आपका जो सेक्शन ए है दैट विल बी बेस्ड ऑन जस्ट शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, उन शॉर्ट आंसर्स में मैंने डेफिनेशंस एज सच नहीं दी हैं, लेकिन डिफरेंसेस पूछे हैं कि लाइक, लेकिन इस तरह से अलग से जैसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज पेयर्स। जैसे नॉर्मली एक हम पेपर पैटर्न फॉलो करते हैं ना कि डेफिनेशन का अलग क्वेश्चन होता है, डिफरेंसेस का अलग क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का अलग क्वेश्चन होता है। इस तरह से नहीं है, जो भी चीजें हैं वो शॉर्ट आंसर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं कीप इन माइंड कि 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो आप उसके लिए 4 पेज ना लिखें, जितना आपसे पूछा गया है सिर्फ उतना ही उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं उन चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। शॉर्ट आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो किस किस उसमें है? एक तो बफर्स में है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशंस में है, और पोलैरिमेट्री में है। तो यस, उसमें से आपके सब्जेक्टिव पार्ट भी आ सकता है और उसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? जी, ब्लॉक डायग्राम्स जिन इंस्ट्रूमेंट की आपको करवाई गई है वो आपने कवर करनी है। एक चीज आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि पोलैरिमीटर का मैंने आपको हैंडआउट दिया था जिसमें ब्लॉक डायग्राम थी। मैम यस आपने मैम। बुक का हैंडआउट दिया? जी, नो मैम है। मैम मैम बुक का हैंडआउट डाला है आपने? अच्छा ठीक है। पोलैरिमीटर की ब्लॉक डायग्राम आपने कवर करनी है, मैं उसका हैंडआउट अपलोड कर दूंगी। आई गेस मैंने मैम 11th में किया था, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा कर दूंगी। मैम और किसी टॉपिक में नहीं हमें ब्लॉक डायग्राम करनी? करनी है, थर्मोग्रेविमेट्री में भी मैंने आपको करवाए हैं इंस्ट्रूमेंट्स।
ओके वो तो मुझे कंफर्म और था कि मैम जो मैंने आपने दिया है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था पोलैरिमीटर वाला, इस वजह से मैं कंफर्म कर रही थी। मैम आपने जो लास्ट वाला हैंड आउट दिया था वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करना है ना? जी, जो ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जिसमें आपको प्रिपरेशन जी। और उसकी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है, उसकी एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मैम थर्मोग्रेविमेट्री में आप हीट फ्लक्स डीएससी और पावर कंपनसेशन डीएससी की ब्लॉक डायग्राम बोलनी है ना? जी, उसमें मैंने आपको बताया था ना, इंस्ट्रूमेंट डिटेल में बताया था। देखिए मैम एंड ग्राफ्स जी बोलिए। एंड मैम ग्राफ्स ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं होंगे ग्राफ। मैम जो आपने क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल में दिए हैं उनमें जिनमें इक्वेशन आ रही है यानी कि जिनसे जिन इक्वेशन को देखकर हमने जो है वो करना है, तो आप वो इक्वेशन देंगे हमें न्यूमेरिकल में? जी जी, इक्वेशन आपको गिवन होगी। थैंक यू मैम। जी ओके, एनी मोर क्वेश्चंस या इसको वाइंड अप कर लें? मैम न्यूमेरिकल्स जैसे हमने प्रैक्टिस किए हैं सेम अकॉर्डिंग पैटर्न वैसे ही आएंगे ना? जी मींस बिल्कुल, मॉलिक्यूलर सेम वेट पैटर्न वगैरह गिवन आएंगे, होगा? सेम वैल्यूज नहीं होंगी लेकिन सेम पैटर्न होगा। यस, एक बहुत अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन दोबारा रेज किया है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि सेम वैल्यूज नहीं होंगी, जो आपको पूछा गया है आप वो करें। क्विज के पेपर जब मैं चेक कर रही थी, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, इट वाज क्लियरली रिटन कि 250 ml के लिए कैलकुलेट करनी है, लेकिन क्योंकि मैनुअल में 100 ml के लिए कैलकुलेट किया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको 100 ml के लिए कैलकुलेशन कर दी। सो फोकस कि आपसे क्या पूछा गया है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने क्या प्रैक्टिस की थी, ठीक है? आपको फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ना कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करके आ जाए और कुछ भी लिख देंगे पेपर में तो वो सही हो जाएगा। ऐसे नहीं है, जो आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। मैम 250 ml को हमें 0.25 में कन्वर्ट करना था ना? यस, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले में आपके पास लिखा हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज टू बी इन लीटर्स, सो 250 ml वाज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। थैंक यू सो मच। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रीजनिंग बेस्ड आंसर्स पर कंप्राइज होगा या बेस्ड ऑन लेक्चर्स? जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी लेक्चर्स पे ही बेस करेंगे, सो एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन लेक्चर्स। नहीं, अगर आपको रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो यू विल बी गिवन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर होते हैं उससे डिवाइड ही करना होता है ना? नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ना उससे आप डिवाइड करते हैं। ओके ओके। ठीक है, जैसे अगर हम क्विज वाले क्वेश्चन की एग्जांपल लें, तो उसमें आपके क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स वर बीइंग एक्सचेंज्ड, तो आपको इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन के लिए आप एसिडिटी, बेसिसिटी या ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड करते हैं। इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग लॉस्ट और गेन्ड। ठीक है, तो अगर आपको रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन में एक्सचेंज हुए हैं उससे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैम मॉलिक्यूलर वेट न्यूमेरिकल में दिया जाएगा? जी गिवन होगा मॉलिक्यूलर वेट। थैंक यू सो मच मैम।
और आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि टाइम आई गेस खत्म होने वाला है मीटिंग का। तो अगर किसी को पूछना है तो मैं इसको रिज्यूम कर लेती हूँ, अदरवाइज इसको हम कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। मैम आपने लास्ट में एक हैंडआउट अपलोड किया था एमसीक्यूज के लिए पढ़ने के लिए, जी वो वाला हैंडआउट भी इम्पोर्टेंट है? जी, उसमें एटलीस्ट आपको फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस तो करनी ही है। ओके मैम, थैंक यू। मेजर एंड मैम जो आप अभी चैप्टर्स हाईलाइट कर दें। देखिए, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में मेजर टॉपिक्स और माइनर टॉपिक्स का एक आउटलाइन दिया था। उसके अलावा ऑब्वियसली हमने जिन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हैं, दोज आर योर मेजर टॉपिक्स, ठीक है। और जिन पे हमने एक क्लास में या एक सेशन में चीजों को कंक्लूड कर दिया, दोज आर माइनर टॉपिक्स, ठीक है। Okay, any more questions? So that is going to be all. All the best for your exam. और अच्छा, एक चीज और, कुछ स्टूडेंट्स के नाम अभी मैं अपलोड करूंगी उसमें गूगल क्लासरूम में, वो पेपर वाले दिन मुझसे मिलकर जाए, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।